अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पोलैरिटी ऑफ एपिथेलियल सेल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारे पास है कि एपिथेलियल सेल्स के सरफेसेस पे कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास उस सरफेस को एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। इस वजह से हमने सेल की सरफेसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 एरियाज़ में डिवाइड किया है, या उसको हम कहते हैं 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं एक हमारे पास होता है एपिकल डोमेन, एक होता है हमारे पास लेटरल डोमेन और एक होता है हमारे पास बेसल डोमेन। इन तीनों सरफेसेस की एरियाज़ की हमारे पास अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर ये सेल है हमारे पास, ये उसका एपिकल डोमेन हो गया, ये लेटरल डोमेन हो गया और ये हमारे पास उसका बेसल डोमेन हो गया। इनकी अपनी हमारे पास स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से इनका फंक्शन डिटरमिन होता है। अब हमारे पास फर्स्ट आता है एपिकल डोमेन। तो एपिकल डोमेन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फेसिंग द जो ल्यूमेन को फेस करता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एपिकल डोमेन है। हमारे पास इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं। 4 चीज़ें, आयन चैनल्स, कैरियर प्रोटीन्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और एक्वापोरेंस। हमारे पास अब एक्वापोरेंस क्या है, हमारे पास वो है प्रोटीन चैनल्स हैं जो कि वाटर की ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करते हैं। और हमारे पास इसके अलावा एपिकल डोमेन जो सरफेस होती है हमारे पास सेल की, उस पर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई, सीलिया और स्टीरियोसीलिया। ये तीनों हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट होती है। जैसे माइक्रोविलाई हमारे पास इंटेस्टाइन और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे प्रेजेंट होता है, और सीलिया हमारे पास यूट्राइन ट्यूब और रिस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है। और इस तरह इनकी अपनी लोकेशंस और अपने अपने फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या है हमारे पास, वो असल में एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस है कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमारे पास 1 to 2 माइक्रोमीटर हमारे पास उसकी हाइट है और डायमीटर उसका 0.1 माइक्रोमीटर है। ये हमारे पास स्मॉल सिलेंडर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल पे प्रेजेंट होती हैं, और इसकी ये डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होती है, बहुत वैरायटी है इसकी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र नहीं आते हैं, और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके बारे में ये बताता है कि मतलब ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड, और हाइट हो गया और इसकी डायमीटर हो गया, हाइट 1 to 2 माइक्रोमीटर और डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर। फिर हमारे पास आता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँगी, ये अगर हमारे पास एक सेल की सरफेस है तो एपिकल सरफेस, तो हमारे पास ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हो गई। इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है। 20 to 30 माइक्रोफिलामेंट्स, कौन से, एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है। अब ये जब इसमें प्रेजेंट है तो इसको ये वॉल पे कौन अटैच करता है, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच करते हैं, जो कि हमारे पास हैं फेस्किन और फिब्रिन। इसके अलावा ये जो हमारे पास एपिकल, ये जो बिल्कुल एपिक्स है, इसके साथ भी एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है अटैच होते हैं, ताकि इस एक्टिन को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच किया जा सके। ठीक, उसके बाद फिर ये हमारे पास यहाँ पे तो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नीचे जब ये आते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल वेब प्रेजेंट होता है। टर्मिनल वेब की क्या कंपोजिशन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेक्ट्रिन एंड मायोसिन 2 हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्टिन फिलामेंट्स हमारे पास वहाँ पे जाके इनसे मिल जाते हैं। फिर हमारे पास बताया कि इसकी लोकेशन क्या है, हमारे पास ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी में प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन दोनों तरफ इन्होंने एब्जॉर्प्शन करनी होती है। इंटेस्टाइन में ये छोटे छोटे होते हैं जिसकी वजह से ये स्ट्राइटेड बॉर्डर की अपीयरेंस देते हैं। और हमारे पास जब ये प्रेजेंट होते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉक्सिमल प्रेजेंट है या डिस्टल में। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और द किडनी में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास थोड़े से लार्ज होते हैं और वहाँ पे ये ब्रश बॉर्डर की तरह अपीयरेंस देते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है मेन पॉइंट, इंटेस्टाइन में स्ट्राइटेड बॉर्डर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में ब्रश बॉर्डर, और प्रेजेंट वेयर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है कि इसका फंक्शन क्या है, वही हम बता चुके हैं कि क्या है इसका फंक्शन, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल इन कोरिलेशन विद एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस। और ये एब्जॉर्प्टिव फंक्शन करता कैसे है कि ये हमारे पास ऐसा है कि ये है हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास मायोसिन 2 और स्पेक्ट्रिन द टर्मिनल वेब में। तो ये जब इसके साथ इंटरेक्शन करता है तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोसेस, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट्स होती हैं, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होती हैं। तो जितनी ज़्यादा ये चीज़ हिलेगी तो इतनी एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स की आसान हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास मैकेनिज़्म है इसके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का।
फिर आ जाते हैं हमारे पास सीलिया। सीलिया क्या है? दे आर हेयर लाइक प्रोसेसेस फाउंड चीफली ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ दोज एपिथेलियल सेल विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड और फिल्म ऑफ म्यूकस ओवर द एपिथेलियल सरफेस। मतलब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड या कोई म्यूकस की कोई लेयर सी हो उसको उसकी ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ मैंने समराइज़ किया हुआ है। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, यूट्राइन ट्यूब, और हमारे पास सेंसरी रीजन ऑफ इंटरनल ईयर, ये भी आएगा इसमें। अच्छा, हमारे पास ये क्या है कि ये ऑसिलेटरी मूवमेंट्स करता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, काइनोसीलिया भी कहते हैं। क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल आती है जिसको हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं। वो नॉन मोटाइल है, ये हमारे पास मोटाइल है, दोनों में फ़र्क। तो इसको हम काइनोसीलिया, दूसरे को नॉन मोटाइल को हम स्टीरियोसीलिया बोलते हैं, क्योंकि वो असली सीलिया नहीं है, क्योंकि सीलिया तो मोटाइल होते हैं। अच्छा, सीलिया हमारे पास कैसे है कि ये 5 to 10 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ है, और ये हमारे पास डायमीटर 0.2 माइक्रोमीटर। मतलब अगर पिछले से कंपेयर करें तो इसकी 5 टाइम्स ज़्यादा उसकी लेंथ हो गई और डायमीटर 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया। उसका डायमीटर हमारे पास 0.1 था, इसका 0.2 माइक्रोमीटर। वहाँ की लेंथ हमारे पास 1 to 2 माइक्रोमीटर थी, यहाँ पे 5 to 10 माइक्रोमीटर है। अच्छा, फिर हमारे पास ये बता रहे हैं कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं, वो मोस्टली सिलिएटेड होता है। और कंडक्टिंग जो कि कहाँ मौजूद है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक में। और इसके अलावा यूट्राइन ट्यूब के कौन से एपिथेलियम में, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द सेंसरी रीजन ऑफ द इंटरनल ईयर में भी प्रेजेंट होते हैं, मैक्यूला एंड क्रिस्टाई। हमारे पास इसका फंक्शन है कि ये जब सीलिया मूव करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, तो हमारे पास नर्व इम्पल्स, मतलब उनकी मैकेनिकल एनर्जी से हमारे पास फिर जब वहाँ पे नर्व्स एम्बेडेड होती हैं तो वो हमारे पास इसको इम्पल्स में लेकर जाती है ब्रेन की तरफ, ताकि फिर ऑसिलेटरी सिग्नल्स रिसीव हो सकें। अच्छा, फिर हमारे पास है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि ये एक्सोनीम से बना होता है, ये डायग्राम के थ्रू हम कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है कि क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। हमारे पास इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं डुप्लेट की शक्ल में, 9 डुप्लेट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक हमारे पास शीट होती है, सेंट्रल शीट, उसमें हमारे पास पेयर ऑफ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास है सीलिया का स्ट्रक्चर। हमारे पास ये जब हमारे पास नीचे मतलब जाता है, ये देखिए हमारे पास अगर ये कोई सीलिया है तो हमारे पास ये जब नीचे आता है तो ये हमारे पास सीलिया की वो हो गया जहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट होगी कि 9 डुप्लेट्स हो गए और 2 पेयर ऑफ सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। फिर जब ये नीचे हमारे पास बेसल बॉडी पे कनेक्टेड होता है तो बेसल बॉडी में होता है कि सेंट्रल हमारे पास सिंगलेट्स नहीं प्रेजेंट होते, बस साइडों पे ट्रिपलेट 9 प्रेजेंट होते हैं हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो ये हमारे पास सीलिया जो होता है नीचे हमारे पास किसके अटैच होता है, बेसल बॉडी के साथ अटैच होता है। अच्छा, सही। उसके अलावा हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास डुप्लेट है उसमें एक हमारे पास ए होता है, एक हमारे पास बी होता है। इनको हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखा है। ए हमारे पास बना होता है हमारे पास 13 माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। प्रोटोफिलामेंट का स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। और जो बी होता है वो हमारे पास उसके 10 अपने प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, और हमारे पास वो 3 जो वो ए के साथ शेयर करता है। अब ये देखिए 1 2 ये हर एक हमारे पास प्रोटोफिलामेंट है। ये हमें क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया। ये ऐसे होता है कि हमारे पास साइड से अगर हम देखें तो ये इस तरह के होते हैं, प्रोटोफिलामेंट प्रोटोफिलामेंट प्रोटोफिलामेंट। और आगे से ऐसे हमें सर्कल दिखाया गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी में जो है 10 है और 3 उसके साथ वो ए के साथ शेयर करता है, तो इसकी भी 13 और उसकी भी 13 हो जाते हैं। तो ये प्रोटोफिलामेंट ये बिल्कुल ऐसा होता है, और ये हमारे पास और स्ट्रक्चर से बना होता है ऐसे, वो हमारे पास ग्लोब्यूलर होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास हो गया कि इसका स्ट्रक्चर हो गया। उसके अलावा ये था कि ये हमारे पास सेंट्रल शीट की तरफ हमारे पास इसके रेडियल स्पोक्स आते हैं, और ये एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होते हैं वो नेक्सिन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये प्रोटीन ब्रिजेस हैं, थिन प्रोटीन ब्रिजेस। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि ये ए जो फिलामेंट है हमारे पास, ए जो हमारे पास रिंग बनी हुई है, वो हमारे पास उसके होते हैं डायनिन आर्म्स होते हैं। और कह रहे हैं कि व्हेन एक्टिवेटेड बाय When activated by ATP, these dynein arms make temporary cross bridges with the microtubule B of the adjacent duplets. This results in ciliary movement by sliding of the duplet relative to each other. ये हमारे पास है कि ये हमारे पास जब मूव करते हैं तो ये हमारे पास इस बी के ए का हमारे पास बी के करीब आ जाता है, तो ये इसकी मूवमेंट होती है। अच्छा, फिर हमारे पास ये आगे वही बात की है स्ट्रक्चर वाली कि हमारे पास क्या है कि द माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम टिप ऑफ सीलियम टू इट्स बेस।
माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास टिप से हमारे पास आते हैं बेस तक, नीचे हमारे पास बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। और हमारे पास वही कि हमारे पास बेसल बॉडी में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के प्रेजेंट है, लेकिन बीच में हमारे पास नहीं है हमारे पास। तो अरेंजमेंट क्या है, 9+0 पैटर्न है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और इसके अलावा क्या है, एज द सीलियम जॉइंस द बेसल बॉडी द 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द एक्सोनियम ऑफ द सीलियम terminates at the base, while the peripheral 9 duplets become continuous with the 9 triplet molecule microtubules of the basal body। फिर हमारे पास आ जाता है फंक्शन। फंक्शन हम पहले बता चुके हैं कि इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का। तो क्या कह रहे हैं कि काइनोसीलिया जो है वो रैपिडली बीट करते हैं, और इसके हमारे पास एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और एक होता है रिकवरी स्ट्रोक। जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो ये इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, इसके इस टाइम ये बहुत स्टिफ होता है और रैपिड मूवमेंट फॉरवर्ड करता है। उसके बाद जब ये थोड़ा बैक आता है तो ये स्लो मूवमेंट होती है पीछे की तरफ, इसको हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो ये ऐसे और फिर ऐसे ऐसे। तो हमारे पास अगर ये रिस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है या यूट्राइन ट्यूब में प्रेजेंट है तो ये हमारे पास फ्लूइड को या ओवम को आगे की तरफ पुश करता है। फिर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये बीड्स प्रोड्यूस करते हैं और हमारे पास फ्लूइड हो या कोई भी चीज़ हो वो आगे की तरफ मूव करती है। फिर हमारे पास आगे कंटिन्यू किया है, कह रहे हैं कि हमारे पास ये रिजल्टिंग इन प्रोपल्शन ऑफ लेयर ऑफ म्यूकस एंड फ्लूइड particulate matter or OM over the epithelium। कह रहे हैं thus gynoecilia present on the neuroepithelial cells of the vestibulocochlear apparatus of the internal ear have a quite different function. In these cells, the gynoecilia perform the function of transduction of mechanical stimuli into electrical stimuli। कि यही हमारे पास जब ये सीलिया इंटरनल ईयर में मूव करेंगे, बीट करेंगे, तो ये हमारे पास मैकेनिकल जो सिग्नल्स हैं वो हमारे पास फिर नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है स्टीरियोसीलिया। तो स्टीरियोसीलिया हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इनका सीलिया की तरह अपीयर होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, लेकिन हमारे पास इनकी एबिलिटी नहीं है कि ये मूव कर सके। तो इस वजह से हम इसे स्टीरियोसीलिया कहते हैं। मतलब स्टीरियो मतलब सॉलिड ना, नॉन मोटाइल इसका मतलब हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसमें माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है अनयूजुअली लॉन्ग माइक्रोविलाई की तरह होता है, और ये हमारे पास इसमें क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे पास माइक्रोविलाई में प्रेजेंट थे। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास बहुत सारे लॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये हमारे पास ऐसी अपीयरेंस देते हैं जैसे ये टफ लाइक हो। ये हमारे पास लॉन्ग हो गए, 30 माइक्रोमीटर इस होते हैं। तो हमारे पास ये जाते जाते तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आखिर में ऐसे बेंड हो जाते हैं, तो हमारे पास ऐसा लगता है जैसे कोई टफ्ट हो। अच्छा, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, और ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डक्ट ऑफ एपिडिडिमस की लाइनिंग में, एपिथेलियल सेल लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ एपिडिडिमस एंड वास डिफरेंस। इसके अलावा ये हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटरनल ईयर में भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, वास डिफरेंस और डक्ट ऑफ एपिडिडिमस में इसका क्या फंक्शन होता है, वहाँ पे ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, ताकि जो हमारे पास स्पर्मेटोजोआ रिलीज हुए हैं टेस्टिस से, उनसे जो फ्लूइड रिलीज हुआ है उसको रीएब्जॉर्ब कर लें। उसके अलावा न्यूरो एपिथेलियल सेल में इसका क्या फंक्शन होता है, वहाँ पे ये नर्व सिग्नल जनरेशन करते हैं कि अगर हेड मूव करता है या हमारे पास साउंड वेव्स आती हैं, तो हमारे पास ये इस स्टीरियोसीलिया के साइटोप्लाज्म में डीपोलराइजेशन हो जाए और नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाए, जो कि फिर हमारे पास सेंसरी नर्व एक्सॉन के थ्रू पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाती है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है लेटरल डोमेन, मतलब सेल का साइड वाली जगह। तो उसमें हमारे पास क्या है कि दो किस्म मतलब दो मेन फंक्शन होते हैं, एक होता है सेल एडिशन और एक होता है सेल कम्युनिकेशन। तो सेल एडिशन कैसे होती है, सेल एडिशन होती है 3 हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उसके लिए। एक है प्रेजेंस ऑफ कैटरिन्स मतलब एडिसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इन्वेजिनेशंस एंड इवेजिनेशंस। मतलब कैटरिन्स होंगे एडिसिव मॉलिक्यूल्स हो तो एडिशन कर लेंगे। उसके अलावा ऐसे कि इन्वेजिनेशंस हो और इवेजिनेशंस हो, इन्वेजिनेशन इवेजिनेशन, और दूसरे सेल की भी ऐसे हमारे पास होंगी तो हमारे पास ये क्या करेंगे, एडिशन होंगी। फिर हमारे पास इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ ऑक्लूडिंग जंक्शंस भी होना चाहिए, ताकि हमारे पास ये हम बस एडिशन कर सके। और जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन का फंक्शन होता है वो हमारे पास गैप जंक्शंस या नेक्सस परफॉर्म करता है। लेटरल डोमेन के बाद हमारे पास आता है बेसल डोमेन। इसके हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बेसल मेम्ब्रेन हमारे पास है, दूसरा हेमीडेस्मोसोम्स, और फिर हमारे पास है इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा लेमा। तो हमारे पास बेसल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको हम बेसल लेमिना भी कहते हैं। ये हमारे पास थिन लेयर ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल होती है जो कि हमारे पास एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में लाया करती है। अगर ये हम कहें एपिथेलियल सेल्स है और ये नीचे हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसके बीच में हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी।
उसके अलावा हमारे पास हेमीडेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल के और बेसल मेम्ब्रेन को जोड़ने में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास ये है कि बेसल डोमेन पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इनफोल्डिंग्स शो करता है, जिसको हम कहते हैं इनफोल्डिंग्स ऑफ बेसल प्लाज्मा लेमा। ये इनफोल्डिंग्स जो होती हैं ये क्यों होती हैं? ताकि हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करें। किस चीज़ के लिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। अब जितने सरफेस ज़्यादा एरिया ज़्यादा होगा उतने हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और चैनल्स वहाँ पे ज़्यादा अकोमोडेट हो सकेंगे और इस वजह से हमारे पास फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सकेगी। दूसरा एक इन इनफोल्डिंग्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस पूरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर हमारे पास ये है कि अब जैसे कि इसिनोफिलिक है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी, तो इस वजह से ये H&E स्टेन अगर हम करें तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये हमारे पास मतलब ये इसिनोफिलिक बेसल स्ट्राइएशंस शो करेगा और ये हमारे पास प्रेजेंट होती है मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ पे? प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़रूरी होती है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग्स होती है और बेसल स्ट्राइएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा ये कि हमारे पास जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसकी भी कुछ कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, उसमें ये स्ट्राइएशंस होती हैं, बेसल स्ट्राइएशंस, और उन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्राइएटेड डक्ट्स कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है बेसल मेम्ब्रेन। तो बेसल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास बेसल डोमेन का एक फीचर है। ये हमारे पास क्या है? द इंटरफेस बिटवीन एपिथेलियम एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू इज characterized by presence of thin layer of acellular material called basement membrane। बेसल मेम्ब्रेन हमारे पास acellular है। और दूसरा ये हमारे पास ये है बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना से ये कंपोज होता है। कुछ बुक्स कहती हैं कि ये मतलब बेसल लेमिना ही बेसल मेम्ब्रेन है, लेकिन कुछ हमारे पास हिस्टोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, बेसल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ बेसल लेमिना एंड रेटिकुलर लेमिना, कि बेसल लेमिना प्रेजेंट होता है फिर नीचे रेटिकुलर लेमिना प्रेजेंट होता है। जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, बेसल लेमिना ही बेसल मेम्ब्रेन है और रेटिकुलर लेमिना जो है वो कुछ नहीं है, बस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, फिर हमारे पास यहाँ पे आता है बेसल लेमिना। बेसल लेमिना के इन्होंने अब सारी लेयर्स बताई कि बेसल लेमिना, फिर उसकी दो लेयर्स बताई कि लेमिना लूसिडा और लेमिना डेंसा, और रेटिकुलर लेमिना को इन्होंने डिफरेंट लेयर का नाम दिया हुआ है, उसको कनेक्टिव टिश्यू में नहीं डाला हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि बेसल लेमिना क्या है? हमारे पास फिब्रिलर लेयर है और इसकी थिकनेस 80 to 100 नैनोमीटर होती है और ये हमारे पास प्रेजेंट होता है बिल्कुल बेसल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स के नीचे प्रेजेंट होता है। और यहाँ हमारे पास इसमें कोलेजन टाइप 4 प्रेजेंट होता है एंड ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड लेमिनिन which are held together by adhesive glycoprotein intactin and special type of heparin sulfate perlecan। क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए? टाइप 4 कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन लेमिनिन, और हमारे पास एडिसिव ग्लाइकोप्रोटीन इंटेक्टिन एंड स्पेशल टाइप ऑफ हेपेरिन सल्फेट कॉल्ड परलिकेन। 4 हो गए, टाइप 4 कोलेजन, लिमिनिन, इंटेक्टिन एंड परलिकेन। फिर हमारे पास ये है कि बेसल लेमिना जो है अगर हम हाई रेजोल्यूशन के अंदर देखें माइक्रोस्कोप में तो ये हमारे पास दो लेयर से और कंपोज है, लेमिना लूसिडा और लेमिना डेंसा। हमारे पास लेमिना लूसिडा की थिकनेस 400 नैनोमीटर है और लूसिडा डेंसा की हमारे पास 50 नैनोमीटर थिकनेस है। और ये हमारे पास क्या है कि जो लेमिना लूसिडा है वो हमारे पास थिक इलेक्ट्रॉन लूसेंट जोन है और हमारे पास जो लेमिना डेंस है वो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है, कि वहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, इससे वो डेंस अपीयर होते हैं। तो ये दो डिफरेंट लेयर्स हैं। और हमारे पास लूसिडा में क्या, इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ लेमिनिन एंड इंटेक्टिन, और जो डेंस है उसमें हमारे पास कोलेजन टाइप 4, लेमिनिन और परलिकेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास है रेटिकुलर लेमिना। वो हमारे पास क्या, इट इज़ लेयर ऑफ वेरिएबल थिकनेस और इट कंटेन्स रेटिकुलर फाइबर्स, वैरायटी ऑफ ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस। कौन से कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट एंड हाइलुरोनिक एसिड। और रेटिकुलर लेमिना जो है वो हमारे पास उसमें टाइप 7 कोलेजन होता है और वो क्या करता है, विच एंकर द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। इस नोट में वही बात की गई है कि हमारे पास बेसल लेमिना ही बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कुछ हिस्टोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन ये अभी तक कन्फ्यूजन है कि बेसल मेम्ब्रेन ही बेसल लेमिना है या बेसल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ बेसल लेमिना एंड रेटिकुलर लेमिना। अच्छा, फिर हमने कह रहे हैं कि कुछ जगह, दो जो जगह वहाँ पे हमारे पास क्या है कि बेसल मेम्ब्रेन सिंगल बेसल मेम्ब्रेन होती है, प्रेजेंट होती है, मतलब उसकी ये कोई लेयर्स वगैरह नहीं होती, सिंगल होती है। लेकिन असल में क्या होता है कि सारी लेयर्स कंप्रेस हो चुके एक थिक लेयर बनाती हैं। तो कहाँ कहाँ पे, एक एल्वुलाई ऑफ द लंग्स में और दूसरा हमारे पास कहाँ पे, ग्लोमेरुला ऑफ द किडनीज पे। इन दोज लोकेशन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अनयूजुअली थिक बिकॉज इट रिप्रेजेंट द फ्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन्स ऑफ एडजेसेंट एपिथेलियल लेयर्स। अच्छा, ये क्या होता है कि हमारे पास ये
एल्वोलाई हैं और ये हमारे पास ब्लड वेसल्स अगर जा रही हो यहाँ से, जैसे ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी और ब्लड वेसल्स में भी होता है, तो ये इतने करीब करीब होते हैं कि एक का बेस मेम्ब्रेन दूसरे का बेस मेम्ब्रेन आपस में इतने जुड़े होते हैं कि वो एक की अपीयरेंस देते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि एक तरफ से लेमिना लूसिडा होता है, दूसरी तरफ से लेमिना लूसिडा होता है, और बीच में हमारे पास थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। लिखा है कि सच अ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सीन टू कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल अनयूजुअली थिक लेमिना डेंसा एंड फ्लैंक्ड ऑन ईच अदर बाय लेमिना लूसिडा। अब देखिए ये एल्वोलाई है, तो उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन ये हो गया थिक, उसकी डेंसा लेयर होगी, ये उसकी लूसिडा लेयर होगी। फिर हमारे पास इस तरफ से एक ब्लड वेसल है, उसकी ये थिक लेयर होगी डेंसा, और ये लूसिडा, तो ये कंप्रेस हो गई हमारे पास एक थिक डेंसा और फ्लैक्ड ऑन आइदर साइड बाय लेमिना लूसिडा हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास टू लोकेशंस पे, एक हमारे पास एल्वोलाई पर, दूसरा हमारे पास ये ग्लोमेरुलाई किडनी में, ऑफ द किडनी में। अच्छा, अब हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के फंक्शंस। बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि वो एपिथेलियल सेल को सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू के साथ जोड़े रखते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास वो एक सीव के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी में अगर हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, कह रहे हैं कि जनरली द बेसमेंट मेम्ब्रेन आर फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल बट इम्पीड द पैसेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और स्पेशली प्रोटीन्स को ये रोकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है, इसका एक फंक्शन है कि इट्स सर्व एज स्कैफोल्डिंग ड्यूरिंग द एपिथेलियल रीजनरेशन और वुंड हीलिंग, कि हमारे पास ये एक ऐसे स्ट्रक्चर के तौर पे हेल्प करता है, जब वुंड हीलिंग हो रही हो तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के तौर पे हेल्प करते हैं। दूसरा है कि हमारे पास ये सेल ग्रोथ, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन में भी रोल अदा करता है। कैसे? बाय रेगुलेटिंग इंट्रैक्शन बिटवीन द सेल सरफेस रिसेप्टर्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, के रिसेप्टर्स और अब हमारे पास सेल सरफेस के रिसेप्टर्स में ये अगर क्या होता है कि इंट्रैक्शन को प्रमोट करते हैं, किस चीज़ की इंट्रैक्शन को, कि ये हमारे पास सेल सरफेस पे रिसेप्टर्स हैं और ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स अगर आते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से, तो इस इंट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम। फंक्शंस है हमारे पास कौन से मेन फंक्शंस है, इतने इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन है, सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, और हमारे पास लास्ट फंक्शन है, लास्ट नहीं सॉरी, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट एंड सेंसरी रिसेप्शन। सेंसरी रिसेप्शन में हमने पढ़ लिए थे कौन से, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स पढ़ लिए थे। ट्रांसपोर्ट में हमने सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़ लिए थे, वो यूट्राइन ट्यूब वाले, और इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक के लिए। एक्सक्रीशन में हमारे पास यूरिन और स्वेट की एग्जांपल आ जाती है। सिक्रीशन में हमारे पास यूजफुल सिक्रीशंस आ जाते हैं, डक्ट्स को जो एपिथेलियम कवर करते हैं। और एब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास जीआईटी में से एब्जॉर्प्शन हो गई, जिसमें सिलिएटेड सेल्स होते हैं एपिथेलियम के। और प्रोटेक्शन हमारे पास मोस्टली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ही करता है। उसके अलावा ये डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ये जो है डोमेन सारे दिखाए हैं। एपिकल डोमेन पे आप देख सकते हैं क्या प्रेजेंट है, स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, और काइनोसीलिया प्रेजेंट है। स्टीरियोसीलिया हमारे पास ऐसे टफ्ट लाइक अपीयरेंस देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो लेटरल डोमेन में, इसमें हमारे पास हमने कहा था कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है गैप जंक्शंस के थ्रू, और सेल टू सेल एडिशन होती है थ्रू जोना ऑक्लूजन, जोना एडहेरेंस एंड डिस्मोसोम, ये जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। उसके अलावा हमारे पास ये लेटरल डिजिटेशन होती हैं, इनफोल्डिंग्स, इनवेजिनेशंस एंड ईवेजिनेशंस। उसके अलावा हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमारे पास यानी बेसल डोमेन पे हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और ये हेमीडेस्मोसोम्स हो गए। ठीक।